हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स के ईयर 1999 एंड 2000 में आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्र नाथ टैगोर आर क्लासिफाइड एज रियलिस्टिक, सोशलिस्टिक, रिवलिस्टिक एंड इम्प्रेसिस्टिक। तो दोस्तों इसका आंसर है रिवलिस्टिक। जो अवनींद्र नाथ टैगोर थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, वो उनके नेफ्यू थे। जन्म हुआ 1871 में, मृत्यु हुई 1951 में। उन्होंने जो अपनी शिक्षा पाई वो पाई कलकत्ता संस्कृत कॉलेज से और उन्होंने पेंटिंग सीखा अंडर इंग्लिश एंड इटालियन इंस्ट्रक्चर। उन्हें जो बंगाल का जो रिवॉल्यूशन मूवमेंट है उनका नेता माना जाता है और उन्होंने ही पेंटिंग की जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है उसकी स्थापना की थी। उनकी फेमस पेंटिंग है भारत माता, जो कि आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, ये है पेंटिंग भारत माता। उसके बाद है माई मदर और जो फेरल एसोसिएशन, ये भी उनकी पेंटिंग है और जर्नीज एंड, ये भी उनकी पेंटिंग है जो 1913 में आई थी। उनके डिसाइपल्स थे नंदलाल बोस, A.K. हालदार, K.N. मजूमदार, S.N. गुप्ता एंड अदर्स। There was no independent development of industries in India during British rule because absence of heavy industries, a scarcity of foreign capital, a scarcity of natural resources, preference to the rich to invest in land। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन करके चलेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी नहीं थी, हमारे यहाँ कोल की, आयरन की, इन सब की कमी नहीं थी। तो हम लोग जो ऑप्शन सी है उसको आराम से काट सकते हैं। ब्रिटेन की ये पॉलिसी रही है कि वो अपने जो कैपिटलिस्ट है ब्रिटेन के, उनके कैपिटल को वो यहाँ पर इंडिया में ला करके इन्वेस्ट करते थे। यहाँ जो रेल बना वो जो ब्रिटिश कैपिटल है उससे बना था, तो यहाँ पर जो फॉरेन कैपिटल है उसका स्कार्सिटी नहीं था। मैंने बी भी काटा और जो डी है उसको भी हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रिच है वो लैंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। ये जो बात है वो गलत है। क्यों? क्योंकि रिच लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। इसी कारण हमारी जो खेती किसानी है वो इतनी पिछड़ी हुई है। मैंने डी काटा, मेरा आराम से आंसर आ गया ए, जो कि सही भी है। आज़ादी के बाद हमारे नेताओं ने ये देखा कि हमारे यहाँ जो हैवी इंडस्ट्री है उसकी बहुत कमी है, इसीलिए नेहरू जी ने जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करने पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया था। अगला सवाल, द फर्स्ट, अच्छा ये बताइए कि जो पहला 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये कब से कब तक इम्प्लीमेंट किया गया था? ये जो 5 ईयर प्लान था ये तो पक्का है 5 साल का होगा, है ना? तो ये कब से कब तक इम्प्लीमेंट किया गया था, आपको ये बताना है। द फर्स्ट फीचर फिल्म, बोलती फिल्म, टॉकी फिल्म टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज हातिम ताई, आलामारा, पुंडरिक, राजा हरिश्चंद्र। बताइए कौन सा आंसर है? भारत में जो पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलामारा। ये शायद 1931 में आई थी। दिस वाज फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म विच वाज डायरेक्टेड बाय अर्दशीर ईरानी। अब दोस्तों आपको एक बात बतानी है कि आप ये बताइए कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया, आपको ये बताना है ये फिल्म कौन सी थी और इसके डायरेक्टर कौन थे, इसको बनाने वाले कौन थे। वो बहुत ही फेमस इंसान है दोस्तों, उनके नाम पर एक बहुत ही बड़ा अवार्ड भी है। आपको इस दोनों सवाल का जवाब देना है। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्प्लिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज हु? मिंटो, डफरिन, एल्गिन, लिटन। दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। इन्होंने जो अफगानिस्तान है वहाँ पर फॉरवर्ड पॉलिसी को फॉलो किया। ये फॉरवर्ड पॉलिसी थी क्या? फॉरवर्ड पॉलिसी वाज एन असर्टिव स्ट्रेटजी डिजाइन टू ब्रिंग अफगानिस्तान अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। इसमें देखिए एक लड़ाई लगी गई थी, अफगानिस्तान ब्रिटिश वॉर, ये फर्स्ट हुआ था और जो सेकंड था वो लड़ गया था 1878 से 1880 के बीच में। तो देखिए जो लिटन था वो 1876 से 1880 के बीच में यहाँ पर था, तो इसका आंसर लॉर्ड लिटन। लिटन की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय एबॉलिशिंग द टैक्स ऑन फॉरेन कॉटन कमिंग टू इंडिया। ब्रिटेन से जो कॉटन आ रहा था इंडिया में उस पर जो टैक्स लगता था उसको उसने एबॉलिश कर दिया। अब क्या होगा? देखिए ये है ब्रिटेन, ये है इंडिया। ब्रिटेन से कॉटन आता था, उस पर लगता था इंपोर्ट ड्यूटी। भारत में इंपोर्ट हो रहा है तो उस कॉटन में लगता था इंपोर्ट ड्यूटी। अब मान लेते हैं कि कोई गुड है जिसका दाम है ब्रिटेन में 100 रुपया, उस पर लगा इंपोर्ट ड्यूटी 20 रुपये का इंपोर्ट ड्यूटी लगा, 20% का ड्यूटी लगा, तो
100 का 20% कितना हुआ, 20 रुपया, 100 प्लस 20 120। ये जो कॉटन 100 का था वो इंडिया में आकर के 120 में बिकने लग गया। तो इस तरह जो ब्रिटिश कॉटन था वो इंडिया में आकर के महंगी होने लगी। अब जब इस टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया तो जो क्या हुआ, यहाँ पर जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो ब्रिटिश कॉटन है वो छाने लगा और यहाँ पर हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आने लगा। इजुलेटन था वही रिस्पॉन्सिबल था टू रिड्यूस द एज फ्रॉम 21 ईयर टू 19 ईयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसी ने जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था 1878 में। इस एक्ट के बारे में जो मेन चीज़ें मैंने आप डिस्कस कर दी हैं, यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एट ए टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वेयर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन, which one of the following governor general kept British flag flying high in India? Warren Hastings, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आपको हिंट दी गई है कि जब नेपोलियन यूरोप में धमाल मचा रहा था तो हमारे यहाँ इंडिया में कौन धमाल मचा रहा था? तो आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या साल था? 1813 से 23। आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? दोस्तों नहीं जो सही है वो बताना है आपको। नील दर्पण वाज अ प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये सही है। नील दर्पण एक बंगाली प्ले था जो लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा इन 1858 टू 1859। The play was essential to Indigo revolt when farmers refused to sow indigo in their fields to protest against exploitative farming under the British Raj। तो मेरा जो ए है वो सही है। द ऑथर ऑफ द प्ले घासीराम कोतवाल इज विजय तेंदुलकर। सही है क्या दोस्तों? जी हाँ, घासीराम कोतवाल जो है एक मराठी नाटक था जो कि लिखा गया था विजय तेंदुलकर द्वारा 1972 में इन अ रिस्पॉन्स टू द राइज ऑफ अ लोकल पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना। जब इसका उदय हो रहा था महाराष्ट्र में तो उसी समय ये नाटक लिखा गया। ये एक पॉलिटिकल सटायर है जो नाना फडणवीस हैं उनके लाइफ पर आधारित है। इस नाटक में दिखाया गया है कि हाउ मेन इन पावर गिव राइज टू आइडियोलॉजीज टू सर्व देयर पर्पस एंड लेटर डिस्ट्रॉय देम व्हेन दे बिकम यूजलेस। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म ऑन 16 दिसंबर 1972 बाय प्रोग्रेसिव ड्रामा एसोसिएशन इन पुणे। तो मेरा जो सेकंड लाइन है वो भी सही है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। द प्ले नवन बाय नवीन चंद्रा वाज बेस्ड ऑन द फेमिनिन ऑफ बंगाल। ये दोस्तों गलत लाइन है। ये जो है वो ये जो लाइन है वो गलत है, मगर ये आंसर मेरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट। उर्दू थिएटर बेस्ड ऑन यूज्ड टू डिपेंड हैवीली ऑन पारसी थिएटर। जी हाँ, ये भी लाइन सही है। मेरा आंसर है सी। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी गई हैं। पहले में दी गई है आपके पास बुक्स और दूसरे में दी गई है आपके पास ऑथर्स। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आनंद मठ, लाइफ डिवाइन, साधना। इनमें से एक ऑप्शन बहुत ही आसान है, बी। आनंद मठ किसने कहा था दोस्तों? आनंद मठ को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आंसर है तो बी मैच कर गया 3 से। हम लोग काटना शुरू करते हैं। B3 मैंने डी काटा और बी काटा, मतलब मेरा आंसर ए और सी में से एक होना है, ये पक्का हो गया। अब देखिए, जो लाइफ डिवाइन थी, लाइफ डिवाइन ये वाली, ये लिखी गई थी किसके द्वारा? ये लिखी गई थी अरबिंदो के द्वारा, श्री अरबिंदो। यहाँ सी है 2। मान लेते हैं कि आपको ये पता नहीं भी होता तो भी देखिए, जो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको कौन लिखा था? इसको लिखा था हमारे सावरकर साहब ने। यहाँ ए मैच कर गया 4 से। ये काफ़ी फेमस किताब है, तो ए मैंने मैच किया 4 से, तो मेरा क्या हुआ? देखिए यहाँ भी A4, यहाँ भी A4, मेरा सवाल फंस गया। अब मुझे पता करना ही पड़ेगा कि आखिर लाइफ डिवाइन किसने लिखा। लाइफ डिवाइन लिखी थी अरबिंदो साहब ने, जिसको मैंने पहले बताया आपको। तो सी मैच कर गया 2 से। सी मैच किया 2 से। कहाँ मैच किया इसने? C2 यहाँ भी है, C1 यहाँ है, तो मैंने C काट दिया। मेरा आंसर आ गया ए सही ऑप्शन है दोस्तों। आनंद मठ वॉज ए बंगाली फिक्शन रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड पब्लिश्ड इन 1882, 1882 में पब्लिश हुआ। ये जो है वो सन्यासी रिबेलियन पे बेस्ड था। इसका बैकग्राउंड था जो सन्यासी रिबेलियन था, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और ये जो नोवेल था वो ब्रिटिश द्वारा बैन कर दिया गया था। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ये जो बैन है वो हटा लिया। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, ये पहली बार इसी नोवेल में पब्लिश हुआ था। अगला सवाल, कुछ रिवॉल्ट दिए गए हैं, आपको उसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सजाना है। इंडिगो रिवॉल्ट, संथाल रिबेलियन, डेक्कन रिवॉल्ट, म्यूटिनी ऑफ सिपॉइज। ये तो सबसे आसान है दोस्तों। 4 वाला क्या है? 4 है 1857 की क्रांति। दोस्तों ये जो भी रिवॉल्ट दिए गए हैं इस पर आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। मतलब कि देखिए, एक पेज लीजिए, यह है पेज। आप
रिवोल्ट का नाम लिखिए, इसकी जो लीडर था उसका नाम लिखिए यहाँ पर, लीडर का नाम, इसमें जो इवेंट हुए थे उस इवेंट का नाम लिखिए। इसी तरह आप एक पेज में 4 या 5 जो रिवोल्ट हैं उसको आप लिख लीजिए। आपको प्रीलिम्स के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उसको पढ़ डालिए। ये जो चीज़ें होती हैं, रिवोल्ट कब हुआ, कहाँ हुआ, इसमें कौन कौन से मेन इवेंट थे, जो दोस्तों ये सब चीज़ें याद नहीं रहती। इसको अगर आप एग्ज़ाम के पहले पढ़ के जाएंगे 1 या 2 दिन पहले, आपको वो चीज़ें याद रहेंगी एग्ज़ाम में। तो ऐसा काम कीजिए आप। अब हम देखते हैं, जो इंडिगो रिवोल्ट था वो था 1860 में, जो संथाल रिबेलियन हुआ था वो था 1855-56 में, डेक्कन रिवोल्ट हुआ था 1875 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था रिवोल्ट बाय सिपोईज, 1857 क्रांति हुई थी। तो सिपोई हो गया पहले, मतलब कि 4 मेरा आएगा पहले। तो मैंने क्या किया, मैंने सी काटा और डी काटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 पहले नहीं है, यहाँ पर 2 पहले है। मेरा 4 पहले है, 4 पहले, 2 2। अब मुझे पता ये लगाना है कि पहले 1 हुआ था या पहले 3 हुआ था, मतलब कि पहले इंडिगो हुआ था या पहले डेक्कन हुआ था। तो देखिए, जो इंडिगो हुआ था वो होता 1860 में, और जो डेक्कन हुआ था वो होता 1875 में। तो पहले कौन हुआ था? पहले हुआ था इंडिगो, मतलब कि पहले हुआ था 1। मेरा आंसर क्या हुआ दोस्तों? मेरा आंसर हुआ ए। ये साल देख लीजिएगा और इसमें जो इवेंट है वो देख लीजिएगा। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डफरिन, डलहौजी, लिटन, कर्जन। आंसर है दोस्तों डलहौजी। क्यों? क्योंकि इसने जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अपनाई थी और उसने अवध को एनेक्स कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस का उन्होंने इल्ज़ाम लगा करके अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। 1947 से पहले हमारा जो भारत था वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। एक था हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडिया और जो दूसरा था वो था प्रिंसली स्टेट्स। डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी अपनाई और उन्होंने झांसी, सतारा, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर और नागपुर, इन सब रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी इस्तेमाल करके। अवध को मिलाया ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस। दोस्तों डलहौजी 1848 से 56 तक यहाँ रहा। उसने इस दौरान ही डबल द साइज ऑफ एम्पायर इन हिज टेन्योर। जो ब्रिटिश इंडिया था उसका जितना साइज था उसने इस 8 सालों में उसका जो पूरा एरिया है उसको डबल कर दिया। तो दोस्तों इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उसका भारत को गुलाम बनाने में। डलहौजी के बारे में जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? ये सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। पहले में दिया गया है ईयर, दूसरे में दिया गया है आपको इवेंट। 1775, 1780, 1824, 1838। यहाँ पर दी गई है इवेंट। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकंड एंग्लो मैसूर वार। आपको मैच करना है दोस्तों। तो देखिए, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1838 में। सेकंड कब हुआ था दोस्तों? मैंने आपको पहले बता दिया है। तो मैंने इसको मैच कर दिया, डी को मैच कर दिया मैंने 2 से, डी मैच कर दिया 2 से, यहाँ डी मैच कर दिया 2 से, डी मैच कर दिया 2 से। मैंने ए को और डी को काट दिया। अब देखिए आगे जो एंग्लो मैसूर वार है, देखिए इस सब वार के बारे में आपको कहाँ मिलेगा? आप जो ओल्ड एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा वाली, उसको आप पढ़ डालिए। उसके जो शुरू के चैप्टर हैं उसमें आपको सारे वॉर, जो एंग्लो बर्मीज वॉर, अफगानिस्तान वॉर, सारे जो है वो आपको उस किताब में काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे दोस्तों। आपको यूपीएससी के लिए जो मॉडर्न इंडिया वाला टॉपिक है उसके लिए आपको केवल 2 किताब पढ़नी है। कौन सी? पहली है मॉडर्न इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी और दूसरा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मस्ट है दोस्तों। अगर आप जो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। आपके पास समय हो तो आप मेंस के लिए इसको देख सकते हैं। इसकी बिपिन चंद्रा की जो मोटिव वाली किताब है ना, इंडिया द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हैं। ये जो किताबें हैं ये काफ़ी डेंस किताब है दोस्तों। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है काफ़ी कम पेजेस में। बिपिन चंद्रा वाली किताब है वो थोड़ी सी मतलब वो स्कूल कॉलेज के लिए है दोस्तों। वहाँ पर हमारे काम के लायक ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। वो जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर हमें अपना प्रॉफिट लॉस देखना है। हम जितना टाइम लगा रहे हैं हमें उतना सवाल भी सॉल्व होना चाहिए उस किताब को पढ़ करके। अगर आप ये सवाल आप इसको पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो आप 10 में से 7-8 सवाल कर ले जाएंगे। अगर आप जो मॉडर्न इंडिया है या फिर जो प्रेसिडेंट पार्टीशन इसको पढ़ लेंगे तो आपको 9 सवाल तक हो सकते हैं। अगर आप ये दोनों पढ़ रहे हैं तो आपको पहले ये जो एनसीईआरटी वाली है पहले उसको पढ़िए, उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पे जाइए।
और एग्जाम के ठीक पहले आप केवल स्पेक्ट्रम ही रिवाइज करिए। मॉडर्न इंडिया को आप रिवाइज नहीं कीजिएगा एग्जाम के पहले। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास समय नहीं रहेगा। स्पेक्ट्रम में जो चीज़ें हैं वो आपको पॉइंट वाइज दी गई हैं, इसको पढ़ने में आपको कम समय लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग आते हैं, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1780 में। ये मेरा मैच किया एंग्लो मैसूर वार 4 मैच किया मेरा बी से, तो मैंने बी मैच किया 4 से, यहाँ केवल मैच किया, मतलब कि मेरा आंसर है सी। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है आपको बताना है। गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987, सही है क्या? जी हाँ सही है। दीव इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंभात, सही है क्या? जी हाँ सही है दोस्तों। दमन एंड दीव वेयर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही है। दादर एंड नगर हवेली वेयर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954, फ्रेंच नहीं दोस्तों, पोर्टुगीज, पुर्तगालियों के कब्जे में था ये दादर और नगर हवेली। ये आंसर है मेरा आ गया डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा था कौन सा गलत है, ये जो है वो गलत है, फ्रेंच सही नहीं है, पुर्तगाली, ये पुर्तगाली के कब्जे में था। फ्रॉम द 3rd century AD when Hun invasion invaded the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on the African trade, West European trade, South East Asian trade, Middle Eastern trade। कौन सा सही है दोस्तों? ये सही है सी, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे वो ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चनों का नाम दिए गए हैं जो कि इंडिया में आए थे, आपको उनको क्रोनोलॉजिकली सजाना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। फाहियान, मेगास्थनीज, हुएनसांग, आपको बताना है कौन पहले आया। तो फाहियान, जो फाहियान था वो कब आया था? यह आया था 405 से 411। जो सिंह था वो आया था 671 से 695। और देखिए ये जो है वो सीई है, मतलब कि ये कॉमन एरा में है, करंट एरा में है। जो मेगास्थनीज आया था वो आया था हमारे मौर्य के काल में, वो आया था 302 से 298 BC में। तो सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? सबसे पहले हमारे यहाँ आया था मेगास्थनीज, इनमें से, इन चारों में से। तो 3 पहले आना चाहिए, तो मैंने सी काटा और डी काटा, 3 मेरा पहले है, ठीक है। इसके बाद 1 भी है। अब मुझे पता करना है कि 2 और 4 इनमें से जो पहले आया वो कौन था। 2 कौन सा? ये था सिंह, और 4 कौन सा था? ये था हुएनसांग। तो हम लोग देखते हैं कि जो हुएनसांग था वो कब आया था? यह था 630 से 645, और जो सिंह था वो कब आया था? यह था 671 से 695। तो मैंने देख रहा कि जो हुएनसांग है वो पहले आया था, 4 जो है वो पहले आया था। मेरा आंसर है बी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो फाहियान था ये किसके शासन काल में भारत आया था? दूसरा क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? आपको यह बताना है। तीसरा क्वेश्चन, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? आपको यह भी बताना है। नहीं पता आप गूगल सर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th century BC? गांधार, कंबोज, काशी, मगध। तो दोस्तों उस समय जो 16 महाजनपद थे उनमें से मगध, कोसल, वत्स और अवंती, ये चारों जो थे वो मोर पावरफुल थे। ये चारों आपस में लड़ते रहते थे। अल्टीमेटली जो मगध था वो विक्टोरियस निकला, और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो मगध था वो इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल था। सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों था दोस्तों? इसको जानने के लिए आप हमारे जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो एंशिएंट इंडिया वाले एनसीईआरटी है, उसको आप पढ़ लीजिए। आपका एंशिएंट इंडिया प्लस आर्ट एंड कल्चर दोनों आपका तैयार हो जाएगा। उसमें आपको मेनली ध्यान देना है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, मौर्य वाले पे। और देखिए इसके बाद आपको जो शासन काल में जो आपको जो भी वंश मिलेगा ना, तो उस वंश के जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है ना, उसको आप देख लीजिएगा। सोसाइटी वाला और उसका जो कल्चर वाला पार्ट है उसको आप देख लीजिएगा। प्लस उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस किताब के अंतिम में दिया गया है जो हमारे जो फिलोसफी एंड फिलोसफी 6 जो पार्ट हैं उसके बारे में दी गई है। वो शायद उसका क्लास चैप्टर है, उसको आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन पर दोस्तों हर साल करीब प्रीलिम्स में और मेंस में हर साल करीब 1 न 2 सवाल आ ही जाते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। किंगडम सेटअप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द 2nd century वाज बैक्टीरिया, सिंथिया, जोडिशिया एंड एरिया। ये फैक्चुअल सवाल है दोस्तों, इसका आंसर है बैक्टीरिया। द टर्म आर्यन डिनोट्स व्हाट? एन एथनिक ग्रुप, ए नोमैडिक पीपल, अ स्पीच ग्रुप, अ सुपीरियर रेस। दोस्तों इसका आंसर है अ स्पीच ग्रुप। आर्यन जो है वो डिनोट करता है एक
स्पिरिच ग्रुप को, जो कि इंडो यूरोपियन ओरिजिन के थे। इट इज़ नॉट एन इथनिक टर्म। आंसर क्या है? आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कल्याण, कैम्ब्रे। तो दोस्तों इसका आंसर है ताम्रलिपि, ए। ये इस सवाल में सेशन कह रहा है द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। सही है क्या दोस्तों? जी हाँ, सही है। जैनिज्म जो है मेनली ट्रेडर्स का धर्म माना जाता है, जो व्यवसायी हैं उनका धर्म माना जाता है। रीज़न क्या है? कल्टिवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। अब चूंकि जैनिज्म में चाहिए क्या? अहिंसा। अब चूंकि आप खेती बाड़ी करेंगे तो आप जुताई करेंगे खेतों को, उसमें जो कीट पतंगे हैं वो मरेंगे। आप जो कीटनाशक है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर कीट पतंगे मरेंगे। तो इस कारण से जो किसान थे वो जैनिज्म को फॉलो नहीं कर पाए। जो सेशन है वो सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो सेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर है मेरा ए। इस सवाल में कह रहा है द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन्स। सही है क्या? जी हाँ, सही है। इसका रीजन देखते हैं। देयर वॉज कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये भी सही है दोस्तों, मगर जो रीज़न है वो एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बस आपको एक फैक्ट बता रहा है। यहाँ पर जो है मुझे वो एक कोई कारण नहीं दे रहा, कोई रीज़न नहीं दे रहा, मुझे बस बता रहा है कि गुप्ता काल में जो सिस्टम था ये एक्सपेंड हुआ। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है बी। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई ग्रीक्स, शक्स, पार्थियंस, मुगल्स। किसने इंट्रोड्यूस किया था? जो ग्रीक थे सबसे पहले उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था यह प्रैक्टिस मिलिट्री गवर्नरशिप वाली। आंसर है ए। द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज अ मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन वाज हु? अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफर, फैज़। इसका आंसर है अमीर खुसरो। आंसर है ए। ये जो थे वो 1253 में जन्म में 1325 में मौत हुई। ये एक पर्शियन पोएट थे जो कि एसोसिएटेड थे दिल्ली सल्तनत से। उन्होंने जो अरबिक और पर्शियन में अपनी पोएट्री लिखी, और उसके बाद जो उर्दू था उसको अपना मीडियम ऑफ पोएट्रिक एक्सप्रेशन बनाया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वेयर रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर्स इन्वेजन? नंद, मौर्य, शुंग, कान्व। तो दोस्तों आपने कहानियों में पढ़ा होगा, आपने जो किताबें इतिहास की उसमें पढ़ा होगा कि जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था तो उस समय मौर्य साम्राज्य नहीं था, उस समय मगध पर नंद वंश का शासनकाल था। आंसर क्या है? आंसर है ए। अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था 1326 बीसी में। नंद वाज रूलिंग ओवर द इंडिया एट दैट टाइम। सबसे पहले आया नंद, उसके बाद आया मौर्य, उसके बाद आया शुंग, फिर उसके बाद आया कान्व। To which Lodi Sultan does the given map relate to and what town does the site marked A represent? देखिए यहाँ पर A आपको एक साइट का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि ये साइट कौन सी है और वो लोधी सुल्तान कौन है। बहलोल लोधी, और ये एरिया है जौनपुर। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, और ये एरिया है अलीगढ़, जौनपुर, अलीगढ़। तो दोस्तों देखिए ये जो एरिया है वो है जौनपुर का। तो मुझे पता चला कि ये जो एरिया है वो जौनपुर का है, मैंने बी और डी काटा। अब पता करना है कि ये सुल्तान कौन था। सुल्तान है बहलोल लोधी। आंसर है ए। बहलोल लोधी वॉज द चीफ ऑफ पश्तून लोधी ट्राइब। ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो जो थे वो 19 अप्रैल 1451 को सुल्तान बने। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पर है जौनपुर, ये जो एरिया है वो दिल्ली का एरिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The striking feature of Jama Masjid in Kashmir completed by Jain ul Abidin includes turret, similarity with Buddhist pagodas, Persian style। दोस्तों ये जो तीनों हैं जो इस मस्जिद की खासियत है, इस मस्जिद का फीचर है। देखिए ये है जो हमारा जामा मस्जिद है जो कश्मीर में, श्रीनगर में है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये आपको एक बुद्धिस्ट पैगोडा की तरह लगेगा। तो मेरा दूसरा है जो सही है, मैंने ए काटा और डी काटा। आपको बाकी पता होगा तो आप आंसर लगा सकते हैं बी आराम से। तो आंसर है 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। जो जामा मस्जिद है वो है श्रीनगर में। इसको बनाया था सुल्तान सिकंदर ने 1400 में, और इसको कंप्लीट किया था इसने जैन उल आबदीन ने इसको कंप्लीट किया था, इसलिए यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया कंप्लीट।
इसको बिल्ड नहीं वर्ड इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है इसको किस सुल्तान ने बनाया? कुतुब मीनार को किस सुल्तान ने बनाया? इसको किस सुल्तान ने पूरा किया? वो जो सुल्तान थे वो किस वंश के थे? आप मुझे ये भी बताइए। बदायूनी ने एक बात कही थी एक सुल्तान के बारे में। उन्होंने क्या कहा था? द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे वेयर फ्रॉम देयर किंग। जो लोग थे वो अपने राजा से फ्री हो गए और जो राजा था वो अपने प्रजा से फ्री हो गई। ये किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। हम लोग यहाँ पर दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, पहला है बदायूनी, इसके बारे में देखेंगे, और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके बारे में भी देखेंगे। तो जो बदायूनी है उसका पूरा नाम क्या था? अब्द अल कादिर बदायूनी। ये जो था वो एक हिस्टोरियन थे, एक ट्रांसलेटर थे जो वो मुग़ल एम्पायर में रहते थे। उन्होंने रामायण को और महाभारत को ट्रांसलेट किया। वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे जो कि अकबर की जो पॉलिसीज़ थी उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। वो कहते थे कि अकबर जो है वो इस्लाम को तबाह कर देगा। He was an orthodox Sunni. Badayuni prepared a list of charges against Akbar and dubbed him enemy of Islam. He alleged that Akbar is trying to destroy Islam and try to propagate Hinduism at the cost of Islam. क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था ये हिस्टोरियन। अब हम आते हैं अपने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पे। इनको कहा जाता है मैन ऑफ आइडिया। ये एक विद्वान थे, एक कीन स्टूडेंट ऑफ पर्शियन पोएट्री थे, एक फिलोसोफर थे और उन्हें साइंस और मैथ में भी लगाव था। मगर वो थे वो बहुत ही वो बेचैन इंसान थे, वो इम्पैशेंट व्यक्ति थे। इसलिए वो जो भी कोई कमांड देते थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी अपनाते थे। इस कारण से बात बिगड़ जाती थी। ऑल दोज हु कुड नॉट कीप पेस विथ हिज इमेजिनेशन बिकेम द विक्टिम ऑफ हिज रैथ एंड वेयर पनिश्ड सेवेरली। इसीलिए दोस्तों हम लोग कभी कभी एक वर्ड यूज़ करते हैं तुगलकी फरमान। ये वर्ड जो है होता है वो हार्शनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कोई कमांड देते हैं जो कि जल्दीबाजी में लिया गया हो तो उसको हम लोग कहते हैं तुगलकी फरमान। अगला सवाल है, one consistent feature found in the history of southern India was growth of a small regional kingdom. कोई बड़ा किंगडम नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मिनरल लाइक आयरन का अभाव था, too many divisions in social structure, absence of vast area of fertile land, a scarcity of manpower. इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप मुझे बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जहांगीर विलियम हॉकिंस, अकबर सर थॉमस रो, शाहजहां ट्रेवेनियर, औरंगजेब मैक्सी। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए, जो थॉमस रो था वो अकबर के दरबार में नहीं आया था, वो जहांगीर के दरबार में आया था। आंसर है बी। यहाँ पर दिया गया है एक असर्शन और एक दिया गया रीजन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेज। रीजन क्या दिया गया है? हॉर्सेज हैड टू रेस्टेड वाइल ऑन मार्च एंड रिप्लेसमेंट वेयर नेसेसरी इन टाइम्स ऑफ वॉर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो राजा का नाम दिया गया है अकबर, ये गलत है। ये जो नियम था ये अपनाया गया था जहांगीर के द्वारा। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को भारत में लागू किया। उन्होंने इसको मंगोलिया से अडॉप्ट किया था भारत में, मुगल एम्पायर में। तो दोस्तों हमने देखा कि जो सेशन है वो गलत है। जब हम लोग ए काटते हैं तो मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है डी का। केवल इसी में कह रहा है कि ए इज़ फॉल्स। मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया डी। मनसबदारी सिस्टम वाज ए सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर फॉर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेरिटोरियल कमांड टू सस्टेन पार्ट्स ऑफ आर्मी। अकबर के बारे में पढ़ते वक्त आप मनसबदारी सिस्टम और इसका जो वो दीन ए इलाही और एक और जो बात थी जजिया कर, आप इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दिए गए हैं। जो लिस्ट 2 है वहाँ पर आपको दिया गया है लैंड रेवेन्यू सिस्टम और जो लिस्ट 1 यहाँ पर दिया गया है उसके फीचर्स। तो जागीरदारी सिस्टम, रोहतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, इसको आप मैच कीजिए। लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, ये किससे मैच करता है दोस्तों? लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स ऑफ रेंट कलेक्टर्स, लैंड अलॉटेड टू ईच ऑफ द पेजेंट्स विथ राइट टू सबलेट, मॉर्टेज, ट्रांसफर एंड गिफ्ट और सेल। ये जो फीचर है वो है किसकी? ये फीचर है रोहतवाड़ी सेटलमेंट की।
इस सेटलमेंट के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो रॉयट से डायरेक्ट सेटलमेंट में इन्वॉल्व होती थी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डायरेक्ट सेटलमेंट जो राय था उसके साथ किया जाता था। तो मैंने सी मैच कर दिया 2 से, मैंने क्या मैच किया C2 मैंने C और D काटा। अब देखिए जो रेवेन्यू सेटलमेंट मेड एट विलेज लेवल, ये किसमें होता है दोस्तों, ये महालवारी सिस्टम में होता है। महाल मतलब कि विलेज लेवल पे। D हो गया 3 से मैच कर गया। जब मैंने D को 3 से मैच किया तो क्या हो गया, मुझे केवल एक ही ऑप्शन बचा। अब मेरा आंसर है B, क्योंकि पहले में जो D है वो 4 से मैच है, जो कि गलत है। अंडर द महालवारी सिस्टम द सेटलमेंट वाज मेड टू द विलेज और स्टेट। और जमींदारी सिस्टम क्या होता था, जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत जो लैंड होता था वो रेवेन्यू फार्मर को अलॉट किया जाता था। और देखिए ये है ब्रिटिश ऊपर, इसके नीचे है जमींदार और नीचे हैं सारे किसान। ये किसान, ये किसान, ये किसान, ये किसान। जो ब्रिटिश है वो जमींदार को ये कहते थे कि आप मुझे एक निश्चित अवधि, मतलब कि आप 1 साल में आप मुझे 100 रुपये देना। तो जमींदार को अब ये 100 रुपये हर साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को देना अनिवार्य है। अगर 100 रुपये ये जमींदार नहीं देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो इस जमींदार को बेदखल कर दिया जाएगा। इस जमींदार को हटाने के बाद इसकी जो जागीर है वो दूसरे जमींदार को नीलाम की जाएगी। मतलब कि अब बोली लगेगी, आप 100 देंगे तो दूसरा कहेगा कि नहीं मैं आपको 1 साल में 102 रुपये दूंगा, तो उसको जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको ये जो जागीर है वो बेच दी जाएगी। अब ब्रिटिश और जमींदार के बीच का जो कितना देना है ये फिक्स था कि आपको 100 देना है या 102 देना है, आपको 120 देना है, ये फिक्स था। मगर जमींदार अपने किसानों से कितना वसूलेगा ये फिक्स नहीं था दोस्तों। देखिए मान लेते हैं कि इस जमींदार के अंतर्गत 5 किसान आते हैं, तो अगर इसको 100 रुपये देना है ब्रिटिश को तो क्या करेगा, ये 20 लेगा इससे, 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 कितना हो गया 100 हो गया। इसने 100 लिया और 100 जाकर के ऊपर दे दिया, 100 लिया और 100 जाकर के ऊपर इसने दे दिया। यहां पर हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना वसूला था उतना उसने जाकर के ऊपर दे दिया। अब जो जमींदार करते क्या थे कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए 20 के बजाय वो 30 वसूलते थे। मतलब क्या, 5 गुने 30 कितना हुआ 150 उसने वसूला और जाकर ऊपर उसने 100 दिया। जो 50 रुपये जो बच गया वो हुआ उस जमींदार का प्रॉफिट। तो दोस्तों जो जमींदार था वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो किसानों से मैक्सिमम पॉसिबल जो रेंट है वो वसूलने लग गया। किसानों की स्थिति बद से बदतर होने लग गई। ये जो पूरा सिस्टम है उसे हम लोग कहते हैं जमींदारी सिस्टम। आंसर क्या है दोस्तों, आंसर है बी। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया आर्ट एंड कल्चर और जो हिस्ट्री ऑफ क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।